चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। अब देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन होती क्या है और कौन से यौगिक इसको देते हैं। तो देखिए इसकी कंडीशन क्या है। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित हो, यह अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हुई कंडीशन कैनिज़ारो अभिक्रिया की। तुम्हें याद होगा इसके पहले हमने पढ़ा था एल्डोल अभिक्रिया, एल्डोल कंडेंसेशन। उसमें मैंने तुमसे कहा था कि एल्डोल ऐसे यौगिक देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, ये याद रखना। एल्डोल कंडेंसेशन वे यौगिक देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, जबकि कैनिज़ारो अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम तो यहां पर बात करते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि मान लीजिए CH3 CH2 एंड CH डबल बॉन्ड O, ये हमने लिखा। तो यहां पर देखो ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, इसका नाम होता है प्रोपेनल। अब इसमें ये जो एल्डिहाइड समूह है ये इस कार्बन से जुड़ा है, तो वो कार्बन जिससे एल्डिहाइड समूह डायरेक्टली जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बाद वाला कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के बाद वाला कार्बन गामा कार्बन, और गामा कार्बन के बाद वाला कार्बन डेल्टा कार्बन। ऐसे अलग अलग कार्बन की हम पोजीशन देते हैं। तो अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं तो वो एल्डोल देंगे, और अगर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित हैं तो वो कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए खैर इस एग्जांपल को तो हम हटा देते हैं यहां पर। अब देखो इस केस में कुछ एग्जांपल है, ये ऐसे यौगिक हैं जो कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। क्यों? फॉर्मल्डिहाइड में ये जो एल्डिहाइड समूह है इसके यहां पर कोई और दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ ही नहीं है, मतलब इसमें तो अल्फा कार्बन ही अनुपस्थित है। अल्फा कार्बन अनुपस्थित है तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु भी अनुपस्थित होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड यह अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला है बेंजीन, पर हमने CHO लिखा, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड में CHO के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, और इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो बेंजीन में हम सर्कल बना देते हैं, चलो ठीक है, हमने यहां पर बना दिया ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दिए, एक ही बात है। अब देखो इस कार्बन की चारों वैलेंसी, चारों संयोजकताएं पूरी है, इसलिए इसके पास कोई हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, तो ये भी कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। इसके बाद एक ये वाला यौगिक देखो, इस यौगिक का बड़ा फनी नेम होता है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं फर्फ्यूरल। फर्फ्यूरल, ठीक है, तो इसमें यहां पर इससे C से जुड़ा होता है, इसमें भी हम देख रहे हैं कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, ये भी कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। एक ये वाला यौगिक है, इसमें देखो CHO इस कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन के पास दूसरे कार्बन 3 कार्बन जुड़े हैं, मतलब इसके पास अब कोई हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, तो ये भी कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो ये चारों यौगिक तो कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे ही करेंगे। अब एक खास बात ये है, इस वाले यौगिक को देखो, ये एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका नाम होता है 1 2 3, 3 कार्बन का चेन है और 2 कार्बन पर मैथिल है, तो इसका नाम है 2 मैथिल प्रोपेनल। ये तो इसका आईयूपीएसी नेम हुआ। एक आईयूपीएसी नेम और होता है, एक कॉमन नेम इसका होता है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। इस यौगिक में खास बात यह है कि CHO इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी उपस्थित है। अब अल्फा हाइड्रोजन है तो भी ये वाला यौगिक कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, एल्डोल नहीं देता है, ये याद रखिएगा, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, और इसका रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा। वैसे इसका मेन जो रीजन है वो है त्रिविम बाधा, कि त्रिविम बाधा के कारण ये एल्डोल अभिक्रिया नहीं देता है। चूंकि एल्डोल नहीं देता है इसलिए फिर ये कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा उसको, ठीक है। और एक ये वाला यौगिक CHO इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा कार्बन के पास कोई H नहीं है, तीनों Cl है। इस यौगिक का नाम होता है क्लोरल, याद रखिएगा। ये वाला में अल्फा H नहीं है, लेकिन ये कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, ये शो करता है हेलोफॉर्म रिएक्शन,
याद रखिएगा ये जो यौगिक है इसमें यहां पे अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, लेकिन फिर भी ये कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित ना करके ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इस टॉपिक के बाद हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया ही होगी। उसमें मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि ये वाला यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया कैसे प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि कौन से यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे, वो तो हम हेलोफॉर्म में बात करेंगे, लेकिन इस अभिक्रिया की हम बात करें तो तुम्हें ये क्वेश्चन मिल सकता है कि कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा और कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा, या फिर कौन से यौगिक एल्डोल अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। तो एल्डोल तो वो शो करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, इसको छोड़कर। इसमें अल्फा एच है लेकिन ये एल्डोल नहीं देता है, ये कैनिजारो देता है, इसलिए मैंने इसमें स्टार मार्क करा है। याद रखिएगा क्यों करता है ये, कैनिजारो क्यों देता है, कुछ टाइम के बाद हम बात करेंगे, ठीक है। और एक ये वाले यौगिक, ये चारों यौगिक ऐसे हैं जिसमें अल्फा एच नहीं होता है और ये कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। एक ये वाला यौगिक भी याद रखिएगा, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, इसमें अल्फा एच अनुपस्थित है, कैनिजारो शो करना चाहिए, बट ये कैनिजारो शो नहीं करके ये क्या शो करता है, ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, मतलब इससे क्लोरोफॉर्म बनता है। याद रखिएगा इसको भी हम देखेंगे, हेलोफॉर्म में देखेंगे, ठीक है। चलो ये तो हुई कि कौन से यौगिक कैनिजारो देते हैं और कौन से नहीं देते हैं। अब हम आते हैं मेन रिएक्शन पर कि कैनिजारो अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिया, फॉर्मल्डिहाइड हमने लिया, शुरुआत इससे करी, इसमें कोई अल्फा एच नहीं होता है। अब क्या अभिक्रिया होती है, देखो जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH के साथ करते हैं तो टेम्परेचर पर टेम्परेचर भी लेना पड़ता है। तो जब फॉर्मल्डिहाइड सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो इसके 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, टोटल कुल 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं। उसमें से एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का अपचयन होता है। तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी है, याद रखिएगा। तो यहां पर देखो इस केस में फॉर्मल्डिहाइड में एक मॉलिक्यूल का, जब फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो बनता क्या है, फॉर्मिक एसिड बनता है। लेकिन चूंकि अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में हो रही है तो फॉर्मिक एसिड इससे अभिक्रिया करके सोडियम फॉर्मेट, ये लवण बना देता है, ठीक है। और दूसरे मॉलिक्यूल का अपचयन होता है और अपचयन होकर वो कन्वर्ट हो जाता है, ये 1 कार्बन का एल्डिहाइड है तो ये 1 कार्बन का अल्कोहल। तो कहने का मतलब ये है कि कैनिजारो अभिक्रिया में जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसके 2 अणु भाग लेते हैं। एक अणु का ऑक्सीकरण होता है जिसका सोडियम लवण बनता है, NaOH की जगह हम KOH भी ले सकते हैं, कोई भी क्षार हो चलेगा। तो एक का तो लवण बनता है और दूसरे का अपचयन होता है जिसमें अल्कोहल बनता है, ठीक है। अब देखो ये तो हुई रिएक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी क्रिया विधि की कि मैकेनिज्म कैसे ये अभिक्रिया हुई। तो ये ओवरऑल 3 स्टेप का प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड एंड स्टेप थर्ड। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, दैट इज अटैक ऑफ OH माइनस आयन। पहला अटैक ये हो, मतलब ये फर्स्ट स्टेप होता है OH माइनस आयन का अटैक, ठीक है। ये फॉर्मल्डिहाइड हमने यहां पर लिखा, किसके अभिक्रिया करा रहे हैं, NaOH की। NaOH में Na प्लस और OH माइनस, हमें याद है कि NaOH की जो कार्यकारी स्पीशीज होती है वो कौन होती है, OH माइनस होती है। तो ये जो OH माइनस होता है ये अब यहां पर अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पर। O पे चार्ज डेल नेगेटिव, C पे चार्ज डेल पॉजिटिव, ऐसा चार्ज होता है बिकॉज ऑक्सीकरण की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए O पे चार्ज डेल नेगेटिव होता है और C पे चार्ज डेल पॉजिटिव होता है। तो O माइनस क्या करेगा, ये O माइनस डेल पॉजिटिव पर आक्रमण करके, अटैक करके पाई बॉन्ड को कंप्लीटली ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर देता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो ऐसा करने से स्पीशीज बनती है HC सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड H और इस C से जुड़ जाता है OH, ये बनता है। ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप का हमने नाम क्या दिया, अटैक ऑफ OH माइनस आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप है ट्रांसफर ऑफ H माइनस आयन। अब क्या होता है, ये स्पीशीज बनी, इस स्पीशीज को हमने यहां पे लिखा HC सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहां लिखा OH एंड सिंगल बॉन्ड H। अब होता क्या है इसमें से, यहां तो ये तो पहले मॉलिक्यूल से ये बना,
अब इसी में ये जो O माइनस है, O पर जो माइनस होता है, ये O माइनस वापस से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होकर यहां से H माइनस आयन अलग होता है। H माइनस आयन का मतलब हाइड्रेट आयन। तो जब यहां से H माइनस आयन अलग होगा तो क्या करेगा ये? अब ये देखेगा कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल मिले, भाई इसमें खुद पे चार्ज क्या है, माइनस है, तो ये ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढेगा आसपास जिसमें कहीं पर किसी एटम पर चार्ज प्लस आ रहा हो। तो ऐसा ही कौन सा मॉलिक्यूल होता है, इसी का अपना दूसरा मॉलिक्यूल। तो ये लिखा HC डबल बॉन्ड OH। तो यहां पर फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल आता है और इस मॉलिक्यूल में भी क्या होता है, ये डेल माइनस और इस पे चार्ज डेल प्लस। तो जैसे ही O माइनस में ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, यहां से ये H माइनस आयन निकलकर इसके C पॉजिटिव पर अटैक करता है। C पॉजिटिव पर अटैक करने से ये पाई बॉन्ड नीचे आ जाता है। तो कहने का मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में मींस यहां से ये अलग हुआ और ये H मतलब इसने H माइनस दिया और इस पर H माइनस का अटैक हुआ और ये पाई बॉन्ड O माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो बताइए ये किस में कन्वर्ट हुआ? इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इस C से जुड़ा हुआ है कौन? OH। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल तो हमें मिलता है HC डबल बॉन्ड OH का, प्लस साथ में क्या मिलता है? साथ में मिलता है CH3O माइनस, ये मिलता है। मतलब एक मॉलिक्यूल तो फॉर्मिक एसिड का और दूसरा मॉलिक्यूल मेथोक्साइड आयन। अब थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप होता है ट्रांसफर ऑफ H प्लस आयन। अब ये स्टेप क्या है देखो, ये हमने लिखा HC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3O माइनस। अब अगर हम देखें यहां पर तो ये बना मेथोक्साइड आयन। ये क्या होता है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस और ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में रिएक्शन होगा। तो ये जो O माइनस होगा वो इसका H ग्रहण करके यहां पर फाइनली यौगिक बना देता है HC डबल बॉन्ड O माइनस और साथ में बनता है CH3OH। ये यौगिक बनता है। अब आप कहेंगे कि यहां तो हमने Na प्लस लिखा था, तो भी सिंपल सी बात है कि अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? NaOH से। Na प्लस का काम क्या है? Na प्लस का काम ये है कि जहां जहां पर भी माइनस चार्ज आए वहां जाकर आयनिक बॉन्ड बना ले। तो यहां पर इस O पर माइनस आ रहा है तो Na प्लस आकर यहां से बॉन्ड बना लेगा। तो ये कुल मिलाकर 3 स्टेप अभिक्रिया होती है। और अब मैं ये कहूं कि इस अभिक्रिया का RDS क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, पद निर्धारण अभिक्रिया निर्धारण पद क्या होगा? तो इसमें याद रखिए जो सेकंड स्टेप होता है यही इसका RDS होता है। ये याद रखिएगा। कौन सा? ट्रांसफर ऑफ H माइनस आयन, यही ट्रांसफर होता है, मतलब यही स्टेप RDS होता है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? OH माइनस का अटैक, पहले मॉलिक्यूल पर OH माइनस का अटैक हुआ, इसमें कन्वर्ट हुआ। सेकंड स्टेप क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ H माइनस आयन, इसमें से O माइनस पाई में कन्वर्ट हुआ, यहां से H माइनस निकला। H माइनस यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा। इसमें एक बनेगा एसिड, एक बनेगा बेस और फिर बाद में एसिड और बेस में क्या होगा? H प्लस का ट्रांसफर हो जाएगा। ये H प्लस यहां से निकलकर इसके पास चला जाता है बिकॉज इस O माइनस के रेस्पेक्ट में ये C डबल O माइनस स्टेबल आयन है, ये वीकर बेस, ये स्ट्रॉन्गर बेस। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस मिलकर क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं। तो ये कुल मिलाकर 3 अभिक्रिया यहां पर होती है। ठीक है, चलो फिर अब इसमें एक खास बात और देखो, अभी हम आगे बात करेंगे इस केस में क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया की। ये क्रॉस कैनिजारो क्या होता है भी? ऐसी अभिक्रिया, ऐसी कैनिजारो अभिक्रिया जिसमें यौगिक 2 मॉलिक्यूल अलग अलग हो, अलग अलग यौगिक हो। तो यहां पर देखो इसमें 2 अणुओं ने भाग लिया। पहला अणु तो पहली स्टेप में आया, ये देखो इसका पहला जो अणु था इसको हमने A से शो करा और दूसरा अणु कब कब आया? दूसरा अणु आया सेकेंड स्टेप में, यहां पर ये वाला। ठीक है, तो पहला अणु तो फर्स्ट स्टेप में आया और दूसरा अणु सेकेंड स्टेप में आया। इसको हमने नाम दिया A और इसको हमने नाम दिया B। अब हमने ये कहा कि कैनिजारो अभिक्रिया में होता क्या है? 2 अणु भाग लेते हैं, एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अणु का अपचयन होता है।
तो अब किस अणु का ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा इसको समझना है। तो देखो, जो पहला अणु है उस अणु पर किसका अटैक हुआ, OH का, ये बना, फिर इसमें से H अलग हो गया, तो कुल मिलाकर इस वाले मॉलिक्यूल पर जुड़ा कौन, सिर्फ ऑक्सीजन ही जुड़ा। तो जो अणु जिस पर OH माइनस आयन का पहले अटैक होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, और जो दूसरा अणु है जो बाद में आता है, इस बाद वाले पर कौन आ रहा है, इस वाले पर एक तो H माइनस आ रहा है, ये आया, इसके आने से ये वाला अणु इसमें कन्वर्ट हुआ, और फिर इस पर वापस कौन आया, H। तो कहने का मतलब जो बाद में अणु आ रहा है उस पर खाली हाइड्रोजन का योग हो रहा है, एक H इस C पे जुड़ रहा है, एक H इस O पे जुड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये है, ग्रोस कैनिज़ारो अभिक्रिया में हम देखेंगे कि जब दो अलग अलग अणु होंगे तो उस अणु में किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा, ये डिपेंड करेगा OH माइनस आयन किस पर आक्रमण पहले करता है। जिस पर OH माइनस आक्रमण पहले करेगा उसी का ऑक्सीकरण होगा, और दूसरे अणु का अपने आप फिर अपचयन हो जाता है। ठीक है, चलो ये अभिक्रिया हो गई। अब इसमें यहां पर इसकी एक ट्रिक भी हम बना सकते हैं। ट्रिक यहां पर क्या है देखिएगा, तुम्हें याद होना चाहिए। ट्रिक ये है, देखो CH डबल बॉन्ड O है, ठीक है। इसका अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करूं और एल्डिहाइड का मैं अपचयन करूं तो तुम्हें याद होना चाहिए, हम पहले भी बात कर चुके, जब कभी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण कैसे होगा, इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH ऑक्सीकरण होता है। एल्डिहाइड का तो बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लेकिन सपोज अगर ये ऑक्सीकरण क्षारीय माध्यम में हो तो फिर कार्बोक्सिलिक भी ये कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड O माइनस में। और दूसरा, जब एल्डिहाइड का अपचयन करें तो इसमें यौगिक बनता है, क्या बनता है, CH2, मतलब ये जो क्रियात्मक समूह है CHO, ये परिवर्तित हो जाता है CH2OH में। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, तो अब तुम्हें क्या करना है, अब देखो इसका ट्रिक यहां पर ये है कि जैसे ये मैंने लिखा एग्जाम्पल नंबर 2, तुम्हें दे रखा है PHCH डबल बॉन्ड O, इस पर अटैक हुआ OH माइनस का। अब तुम्हें अभिक्रिया में याद रखो OH माइनस ही लिखा मिलेगा, और एल्डोल हो या कैनिज़ारो हो तुम्हें हमेशा OH माइनस ही लिखा मिलेगा। तो सबसे पहले तुम्हें यह सोचना है कि अभिक्रिया में हमें एल्डोल कंडेंसेशन करना है या कैनिज़ारो अभिक्रिया करनी है। तो पहले क्या देखोगे, अल्फा H देखो, तो बेंज एल्डिहाइड में अल्फा H अनुपस्थित होता है, मतलब ये कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। बताइए कैसे, तो क्या करेंगे, जो PH है ये जैसा है इसको तो ऐसे रहने दो, इस CHO समूह को, इसके कितने अणु, 2 अणु हमने यहां पर ले लिए, ठीक है। तो एक एल्डिहाइड समूह का ऑक्सीकरण करेंगे और एक एल्डिहाइड समूह का अपचयन करेंगे, तो इसमें बनता है PHC डबल बॉन्ड O माइनस। एक अणु का ऑक्सीकरण करा तो बना PHC डबल O माइनस, और दूसरे अणु का अपचयन होगा तो ये बनेगा PHCH2OH। इसका नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं। देखो, ये मैंने तुम्हें अभी बताया था, इसका नाम होता है फर्फ्यूरल, इसका नाम होता है फर्फ्यूरल, और यहाँ पे लिखा हुआ है OH माइनस और हिटिंग साइन। बताइए क्या होगा, जो ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करी है बिल्कुल वही ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसमें यहाँ पर PH है, इसमें यहाँ पर PH है, इसमें यहाँ पर इस टाइप का रिंग है, बस PH को हटाकर ये वाले रिंग जोड़ दो, बाकी सेम रिएक्शन है।
तो इसमें यहां पर हमें उत्पाद मिलता है C डबल बॉन्ड O माइनस एक तो ये बनेगा और एक दूसरा यौगिक बनता है CH2OH, ये डबल बॉन्ड O। तो याद रखो, इस अगर बेंज एल्डिहाइड दे रखा है तो ये उत्पाद बनेंगे, और अगर सल्फ्यूरल दे रखा हो तो ये बनेगा। ठीक है, चलिए खैर, तो ये जो अभिक्रिया थी ये थी कैनिज़ारो अभिक्रिया, और इसमें आप देखें दोनों ही मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के थे, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ कैनिज़ारो अभिक्रिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया। क्रॉस कैनिज़ारो का मतलब ऐसी कैनिज़ारो अभिक्रिया जिसमें दो अणु हम लें और दोनों अणु अलग अलग हो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया। चलिए अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट रिएक्शन क्रॉस कैनिज़ारो। तो इसमें देखिए यहां पर फर्स्ट मॉलिक्यूल हमने लिखा HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ऐसा मॉलिक्यूल लिया जिसमें अल्फा H नहीं है। ऐसा ही एक मॉलिक्यूल और हमने लिया PHCH डबल बॉन्ड O, ये बेंजल्डिहाइड। तो क्रॉस कैनिज़ारो में क्या है, दोनों ही यौगिक ऐसे होने चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित हो। अगर दोनों में से किसी एक में भी अल्फा H आ गया तो फिर अभिक्रिया एल्डोल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर ठीक है, हमने एक मॉलिक्यूल लिया फॉर्मल्डिहाइड, एक मॉलिक्यूल लिया बेंजल्डिहाइड। अब हमें पता है कि होता क्या है कैनिज़ारो अभिक्रिया में, होता क्या है, दो मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण होता है और एक मॉलिक्यूल का अपचयन होता है। तो यहां पर देखिए इस केस में एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड है, दूसरा मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड है। अब ये देखना है कि किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन। तो यहां पर अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमने OH माइनस लिया है इसका पहला अटैक किस पर होगा, इस पर पहला अटैक होता है या इस पर पहला अटैक होता है। तो याद रखो, जिस पर OH माइनस का पहला अटैक होगा उसका ऑक्सीकरण होता है और दूसरे वाले का अपचयन होता है। तो यहां पर हमें पता है फॉर्मल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड में जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं उस पर नाभिक स्नेही का अटैक फास्ट होता है। क्यों, यहां पर देखिए इस C पर प्लस का वैल्यू और इस C पर प्लस का वैल्यू, किस पर प्लस का वैल्यू ज्यादा होगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में तो इस एल्डिहाइड समूह का -M इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट -M होता है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, +M। तो +M इफेक्ट के कारण इस पर प्लस की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए एलिफेटिक एल्डिहाइडों को प्लस की वैल्यू ज्यादा होती है। चूंकि प्लस की वैल्यू ज्यादा होगी तो OH माइनस का आक्रमण पहले इस पर होगा और इस पर पहला अटैक होगा तो इसका ऑक्सीकरण होगा। ऐसा मैंने तुम्हें अभी जो मैकेनिज्म समझाया था उसमें बताया भी था। तो यहां पर फॉर्मल्डिहाइड का बनता है ऑक्सीकरण, मतलब इसका बनेगा सॉल्ट, और इस वाले दूसरे यौगिक का बनेगा PHCH2OH, ये याद रखिए। ठीक है, अच्छा कैनिज़ारो अभिक्रिया का एक फॉर्मेट और समझिएगा। कैनिज़ारो अभिक्रिया के द्वारा हम, भाई कैनिज़ारो अभिक्रिया में बनता क्या है, एक अणु तो कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका सॉल्ट, और दूसरे का यहां पर अल्कोहल। इस अभिक्रिया के द्वारा, कैनिज़ारो अभिक्रिया के द्वारा हम एस्टर भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं समझना। यहां पर मुझे ये अभिक्रिया दे रखी है, देखो समझना, ये तो OH माइनस हमें दे रखा था, हमने ये बना दिया। अब सोचो इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं। मान लीजिए मैं इसका, इस वाले का मैं अम्लीकरण कर दूं तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा HCOOH में, और ये तो PHCH2OH में ही रहेगा, ये तो इसी फॉर्म में रहेगा। अब देखो एक बना कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बना अल्कोहल। अब सोचिए इसके बाद की अभिक्रिया में सांद्र H2SO4 ले लूं, मतलब H+ से मैं इसको शो कर रहा हूं और टेम्परेचर दे दूं, तो अब क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टरीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। और इस केस में ओरो जो यौगिक बनता है वो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O एंड CH2PH यौगिक बनता है बेंजाइल फॉर्मेट। तो भाई याद होगा एस्टरीकरण अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक एसिड का तो OH अलग होता है और अल्कोहल का OH में से H अलग होता है। तो ये OH और ये H मिलकर एक अणु जल का निकाल देते हैं और ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से जुड़ जाता है। तो ये कैनिज़ारो अभिक्रिया का नेक्स्ट स्टेप है।
हो सकता है क्वेश्चन में तुमसे यही उत्पाद पूछा जाए सिर्फ, और हो सकता है कि ये देने के बाद तुम्हें ऐसे करके और H+ और हीटिंग भी दे दिया जाए। तो मतलब क्या पूछा जा रहा है, तुमसे एस्टर निर्माण के बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, कैनिज़ारो अभिक्रिया के जो उत्पाद है उससे हम एस्टर भी बना सकते हैं, लेकिन इस अभिक्रिया का एक ड्रॉबैक तो है। वो क्या? एस्टर बना तो सकते हैं, लेकिन ये जो एस्टर है, ये जो अभिक्रिया है, ये सभी प्रकार के एल्डिहाइड प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये सिर्फ वही एल्डिहाइड शो करेंगे जिसमें अल्फा H अनुपस्थित होता है। आई बात समझ? लेकिन एक अभिक्रिया ऐसी भी है जिससे हम एल्डिहाइडों से डायरेक्टली एस्टर बना सकते हैं, डायरेक्टली, और उसमें कैसा भी एल्डिहाइड हो, चाहे अल्फा H हो या अल्फा H ना हो, उससे हम डायरेक्टली एस्टर भी बना सकते हैं। और उस अभिक्रिया का नाम होता है टिशेंको अभिक्रिया। अभी हम देखेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन, और हेलोफॉर्म के बाद फिर हम पढ़ेंगे टिशेंको अभिक्रिया। ठीक है, तब आप देखेंगे उसमें। चलिए ठीक है, ये हुआ क्रोस कैनिज़ारो के फर्स्ट रिएक्शन। अब इसी के बाद ये देखो, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। तुम्हें एक ऐसा यौगिक दे रखा हूं, यहां पर बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CHO लिखा हुआ है। एक ऐसा ही और बेंजीन दे रखा है, इस पर CHO है, और यहां पर चलो, यहां पर हमने लिखा NO2, और ये ऐसा है और लिखा है OH- और हीटिंग साइन। अब ठीक से देखो, ये दोनों यौगिक यहां पर अलग अलग है। ये नाइट्रोबेंजल्डिहाइड है, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड है, ये सिंपल बेंजल्डिहाइड है। दोनों में अल्फा H नहीं है, OH- दे देगा, तो क्या करना है, क्रॉस कैनिज़ारो। अब जरा मुझे बताइए, इस केस में किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन? तो यहां पर पैरा पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, नाइट्रो का क्या होगा, -M, -M के कारण इस वाले कार्बन में प्लस का वैल्यू बढ़ेगा, प्लस का वैल्यू बढ़ेगा तो OH- का अटैक इस पर पहले होगा, तो इस वाले का होगा ऑक्सीकरण, याद रखो। तो यहां पर इस केस में ये बनेगा COO-, और पैरा पर तो NO2 जैसा है वैसा ही देगा, और इस वाले मॉलिक्यूल का होगा अपचयन, तो ये कन्वर्ट होता है CH2OH में। तो ये अभिक्रिया हुई यहां पर क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया। ठीक है, चलो क्या, अब इसी के बाद नेक्स्ट हम हेडिंग लिखते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, अब इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ, अंतः अणुक कैनिज़ारो अभिक्रिया। अंतः अणुक में बड़ा अच्छा सा एग्जांपल हम यहां पर ले सकते हैं। देखो, ये हमने लिखा C+OH एंड C+OH। ठीक है, यहां पर लिखा OH- एंड हीटिंग साइन। अब ठीक से देखो, इस केस में एक ही अणु में ये भी एल्डिहाइड समूह है, ये भी एल्डिहाइड समूह है, अल्फा H तो यहां पर है ही नहीं। तो अब जो अभिक्रिया यहां पर दो अलग अलग अणुओं में हो रही थी, वो यहां पर इसी अणु में इन दो अलग अलग क्रियात्मक समूहों के बीच हो जाती है। और इसमें क्या होगा, इसमें दो एल्डिहाइड समूह है, एक एल्डिहाइड समूह ये रहा, एक एल्डिहाइड समूह ये रहा, दोनों में से एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन हो जाता है। देखो कैसे, यौगिक बनेगा C+O सिंगल बॉन्ड O-, और नीचे वाले से बनता है CH2OH। ये लो, एक एल्डिहाइड का कर दिया ऑक्सीकरण, मतलब एसिड में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरे का कर दिया अपचयन। अब आप कहेंगे ये अभिक्रिया हुई कैसे, मैकेनिज्म देखो। तो जो मैकेनिज्म हमने पहले शुरू में लिखा था अलग अलग मॉलिक्यूल में, वो अब इसी के अंदर होगा। देखो मैकेनिज्म क्या होगा इसका, यहां पर लिखा C+OH, C+OH, यहां पर सबसे पहला अटैक किसका, OH- का, किस पर होगा, OH- का अटैक C पर होगा। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, तो पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, O पर शिफ्ट होगा, से बनेगा CH सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड O-, और ये वाला तो C+OH जैसा है वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो O- का लोन पेयर है ये पाई में चेंज होगा, यहां से H निकलकर इस C के पास आएगा। ये सेकंड स्टेप हुआ, इस सेकंड स्टेप का नाम क्या, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड आयन। तो ये बनेगा C+OH, ये बना, और नीचे क्या आया, एक H तो था ही C, एक और H आ जाएगा, नीचे बनेगा CH2O-, और फिर फाइनली क्या होगा, थर्ड स्टेप,
क्या H प्लस आयन की शिफ्टिंग, तो ये जो CH2 वो माइनस है, ये इसका H खुद ले लेगा, तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O माइनस एंड CH2OH। ये देखिए, तो जो मैकेनिज्म होने पहले दो अलग अलग मॉलिक्यूल में क्या था, वो मैकेनिज्म अब एक ही मॉलिक्यूल में हो जाता है। और इसी पर बेस्ड एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन और आता है, वो क्या, इन दोनों H को हटाकर मैं PH लिख दूं। ये इसी का एग्जांपल नंबर सेकंड, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड। तो H को हटाकर मैंने लिखा PH, देन C डबल बॉन्ड O एंड PH, यहां लिखा OH माइनस। अब बताइए इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी इधर भी बेंजीन इधर भी बेंजीन, न तो इधर अल्फा H नहीं इधर अल्फा H, तो सेम इसकी अभिक्रिया वही होगी जो इसकी होती है। ठीक है, क्या होगा इसमें, क्या करेंगे, देखो ये दोनों H को हटाकर हमने दो PH लगा दिए, तो उत्पाद में क्या हो रहा है, जहां जहां पर H आ रहा है वहां पे क्या लगा दो, PH लगा दो। PH का मतलब फेनिल रिंग लगा दो, तो दो PH यहां जाएंगे और ये ऐसे एज इट इज रहेगा। तो यहां पर बनेगा C डबल बॉन्ड O माइनस एंड दो H है, तो दो H को हटाकर PH लगा दो और यहां पे क्या लिखा OH। ठीक है, ये उत्पाद बनेगा। अब इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ा दें, क्या स्टेप आगे बढ़ा दें, H प्लस कर दो, मतलब एसिडिफिकेशन कर दें, अम्लीकरण कर दें, तो जो सॉल्ट होगा वो सॉल्ट वापस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा COOH और नीचे क्या मिला COH, यहां पे कौन PH। अब इस रिएक्शन की खास बात ये है कि ये जो यौगिक होता है इसका नाम होता है बेंजिल, और ये यौगिक होता है इसका नाम होता है। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। बेंजिलिक एसिड याद रखिए। ठीक है, तो जो रिएक्शन, अब इस यौगिक का नाम क्या था, इसका नाम तो तुम्हें पता होना चाहिए, इसका नाम होता है ग्लाइऑक्सेल। एल्डिहाइड से एल्डिहाइड जुड़ा हो एक साथ, दो एल्डिहाइड एक साथ जुड़े हो तो उसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सेल। और ग्लाइऑक्सेल में दोनों H को हम फेनिल समूह से प्रतिस्थापित कर दें तो उसका नाम हो जाता है बेंजिल। और बेंजिल की अगर कैनेजारो अभिक्रिया करें और बाद में अम्लीकरण करते हैं तो यौगिक मिल जाता है बेंजिलिक एसिड, याद रखिए। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजारो रिएक्शन में एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस प्रकार से, चलिए उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखिए, जैसे तुम्हें ये दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए यहां लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH, लिखा है OH माइनस एंड हीट। अब एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड समूह दे रखे हैं, तो बताइए अभी क्या किस प्रकार के मानेंगे, क्रॉस कैनेजारो या फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनेजारो। तो डेफिनेटली दोनों एल्डिहाइड एक ही अणु में उपस्थित है तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनेजारो होगी। अब बताइए किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन, क्योंकि ये यौगिक सम्मित यौगिक है, सम्मित है, तो सम्मित यौगिकों में तो किसी का भी ऑक्सीकरण हम कर सकते हैं। चलिए ऊपर वाले का हमने ऑक्सीकरण कर दिया और नीचे वाले का अपचयन करके इसको अल्कोहल में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, ये यौगिक इसमें बनेगा। और देखो इसी प्रकार से एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, किस प्रकार से, यहां पर तो तुम्हें एल्डिहाइड दे रखा है, यहां पर भी तुम्हें एल्डिहाइड दे रखा है और यहां पे लिख दिया NO2। अब देखो, अब यहां पर तुम्हें दे रखा है OH माइनस हीटिंग साइन। अब इसमें भी हम इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजारो करेंगे, लेकिन अब ये अणु असम्मित हो गया। क्यों असम्मित हो गया, क्योंकि यहां पर इसकी पैरा पोजीशन पर NO2 है, जबकि इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा पर है।
तो ये तो असममित हो गया। अब हमें बताना है कि इसमें किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन। तो जरा देखो, वही OH माइनस का टिक पहले किस पर होगा, तो यहां पर देखो इस NO2 का माइनस M इफेक्ट इस पर लगेगा, इस पोजीशन पर, जबकि मेटा पर क्या लगेगा, इसका माइनस I, और माइनस I की तुलना में माइनस M इफेक्ट ज्यादा होगा, और माइनस M इफेक्ट ज्यादा होगा यहां पर, तो इस वाले C पर प्लस का वैल्यू ज्यादा होगा, और प्लस का वैल्यू ज्यादा होगा मतलब इस वाले एल्डिहाइड समूह का ऑक्सीकरण होगा, याद रखिए। तो यहां पर हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड O माइनस, और इसका होगा अपचयन, और यहां पर आ जाएगा NO2, याद रखो, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं, ये देखिए PHCO एंड CH डबल बॉन्ड O, इस यौगिक का नाम होता है PYRUV, पायरू एल्डिहाइड, याद रखिएगा इस यौगिक का नाम पायरू एल्डिहाइड। इसमें भी यहां पर OH माइनस और हीटिंग साइन दे रखा हो तो क्या करेंगे, तो इस केस में देखो ये पायरू एल्डिहाइड में यहां पर pH अल्फा इस तो नहीं है, ये एल्डिहाइड समूह, ये कीटोन समूह। अब बताइए ऑक्सीकरण किसका, एल्डिहाइड का या कीटोन का, तो हमें याद है कीटोन की तुलना में नाभिक स्नेही के प्रति एल्डिहाइड की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब हमने पढ़ा था उसमें बताया था। तो एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन की तुलना में ज्यादा होती है नाभिक स्नेही के प्रति, इसलिए एल्डिहाइड का होगा ऑक्सीकरण और कीटोन का हो जाएगा अपचयन। तो इस वाले यौगिक का ये उत्पाद बनेगा, ठीक है। चलिए खैर, तो इसी के साथ यहां पर मैं कह सकता हूं कि कैनेजारो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा हैलोफॉर्म अभिक्रिया। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया का नाम हैलोफॉर्म रिएक्शन। और बेसिकली हैलोफॉर्म होता क्या है, हैलोफॉर्म जो एक पर्टिकुलर यौगिक है जिसका स्ट्रक्चर होता है CHX3, मतलब एक कार्बन का यौगिक जिसमें 3 हैलोजन जुड़े हो, और ये हैलोजन फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन या फिर आयोडीन भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल यहां पर ले सकता हूं CHF3, CHCl3 या फिर CHBr3, और एक और यौगिक बन सकता है CHI3। इनके नाम होते हैं, इसको बोला जाता है फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, और एक लास्ट में होता है आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हैलोजन किस प्रकार का उपस्थित है, जिस भी प्रकार का हैलोजन होता है बस उसका नाम उसी पर आधारित हो जाता है, और इन सभी को कंबाइनली एक रूप से बोल सकते हैं हैलोफॉर्म। तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इन यौगिकों का निर्माण होता है इसी को बोलते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है। अगर सपोज क्लोरोफॉर्म बन रहा है तो उसको हम क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया बोलेंगे, और अगर ब्रोमोफॉर्म बन रहा है तो ब्रोमोफॉर्म अभिक्रिया बनेंगे। चलिए ठीक है, ये तो हुआ इंट्रोडक्शन कि हैलोफॉर्म होता क्या है। अब कौन से यौगिक ऐसे हैं जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, तो खास बात यहां पर है कि ऐसे यौगिक जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित हो, ये खास बात याद रखिएगा। ऐसे यौगिक जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित हो, और बाकी इधर जो भी है उसको हमने शो करा Z से, ठीक है। या फिर ऐसे यौगिक जो इस प्रकार के यौगिकों में परिवर्तित हो सके अभिक्रिया के दौरान। तो ऐसे कौन से यौगिक होते हैं, वो इस प्रकार के यौगिक होते हैं CH3 CHOH। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे यौगिक जिसमें या तो CH3CO समूह उपस्थित हो या फिर CH3 CHOH समूह उपस्थित हो, रिमेनिंग समूह को हम Z से शो कर सकते हैं, ठीक है। इनकी अभिक्रिया जब हैलोजन से होती है किसी क्षार की उपस्थिति में। तो एक चीज यहां पर और समझना है कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए कुल 3 प्रकार के यौगिकों की जरूरत पड़ती है। पहला वो यौगिक जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता हो, या तो इस प्रकार का यौगिक या फिर इस प्रकार का यौगिक। अब इनसे हैलोफॉर्म बनता कैसे, ये तो हम मैकेनिज्म में ही समझेंगे। तो पहले तो वो यौगिक होते हैं जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। दूसरा यौगिक की जरूरत पड़ती है वो है हैलोजन की,
अगर क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। और तीसरा यौगिक की जरूरत पड़ती है किसी क्षार की। क्षार का मतलब या तो NaOH हो या KOH हो या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो तो भी अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 प्रकार के यौगिकों की जरूरत पड़ती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया में। और इसमें उत्पाद बनता है यहाँ पर CH(X3), इसी को बोला जाता है हेलोफॉर्म। ठीक है, और साथ में इसमें बनता है रिमेनिंग पार्ट का ZC≡O-Na+। तो कुल मिलाकर अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो हमने जो बोला था कि CH3CO समूह होना है, इस CH3CO समूह का यहां से ब्रेक होता है, तो ये जो कार्बन होता है यही कार्बन हेलोफॉर्म का निर्माण करता है। और रिमेनिंग जो भाग बचता है ZC≡O, इसी का लवण बनता है, सॉल्ट बनता है। तो ट्रिक क्या होगी, C के साथ एक H तो रहने देंगे, CH(CH3), तो ये बना दिया। और रिमेनिंग समूह का क्या बना दिया, ZC≡O में क्या जोड़ देंगे, एक O- जोड़कर Na+ लगा देंगे। अगर NaOH लिया है तो Na+ आएगा, KOH लिया है तो K+ आएगा। ठीक है, याद रखो। इसी प्रकार से ये वाला यौगिक भी अगर इसकी अभिक्रिया भी हम हैलोजन से करें किसी क्षार की उपस्थिति में, तो इसमें भी यौगिक यही बनता है, CH(X3) हेलोफॉर्म, और साथ में रिमेनिंग जो समूह होगा उसका बनेगा लवण। ठीक है, चलो खैर एक एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर, फिर हम उसके मैकेनिज्म की भी बात करेंगे। देखो, ये हमने लिया CH3C≡O की अभिक्रिया यहां पर हम H से करा दे। ये यौगिक हुआ एसिड एल्डिहाइड की अभिक्रिया हमने क्लोरीन से कराई, किसकी उपस्थिति में कराई, NaOH की उपस्थिति में कराई। तो यहां पर क्या होगा, CH3 और CO के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन यहां पर बनाता है CHCl3 प्लस रिमेनिंग जो भाग होगा, रिमेनिंग भाग क्या होगा, HC≡O, ये बचेगा। तो इस वाले भाग का क्या बना देंगे, एक ऑक्सीजन जोड़कर लवण में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये यौगिक बनता है CHCl3, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। अब अभिक्रिया कैसे हुई इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए क्या होगा, CH3 C≡OH पर क्या होगा, सबसे पहले अटैक होता है OH- का बेस के रूप में। तो ये बेस क्या करता है, ये OH- यहां से इसका H ले लेगा, H+ ले लेगा, तो ये बॉन्ड टूट कर C के पास जाएगा, क्या बनेगा, यहां से तो ये जल के रूप में अलग हो जाता है, से बनेगा CH2- एंड C≡OH, ये बना। इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन, ये तुम्हें याद होगा, ये पहले ही बता चुका हूं मैं। अब ये जो इनोलेट आयन होगा, ये नाभिक स्नेही के रूप में जो हैलोजन होता है, हैलोजन हमने यहां पर कौन सा लिया था, क्लोरीन लिया था, और हमें याद है जो हैलोजन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति कार्य करते हैं, क्योंकि इनके पास खाली कक्षक होते हैं। तो ये नाभिक स्नेही के रूप में Cl के एक परमाणु पर अटैक करके दूसरे को अलग कर देता है, तो यहां से Cl- अलग हो जाता है। ठीक है, क्या बनेगा, बनता है CH2 से जुड़ जाता है Cl, और ये बनता है CHO। तो कुल मिलाकर ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में हुआ क्या, हुआ ये कि एक H हटा और बदले में कौन आया, Cl आया। Cl के आने से इस हाइड्रोजन की जो अम्लीय सामर्थ्य होती है वो और बढ़ जाती है। तो अगर हम इसी स्टेप को वापस से दोहराएं, OH- का अटैक पहले कराएं और फिर Cl2 का अटैक कराएं, तो OH- क्या करेगा, दूसरे H को और आसानी से निकालेगा। क्यों निकालेगा आसानी से, क्योंकि क्लोरीन के आने से इस हाइड्रोजन की अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाती है, तो ये H और आसानी से निकल जाएगा, फिर C पर माइनस आएगा और वो माइनस वापस क्लोरीन पर अटैक करके क्लोरीन को अपने से जोड़ लेगा। तो एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा, एक H अभी भी रहेगा, ये रहेगा CH≡O, तो ये बना क्लोरो एसिड एल्डिहाइड। ये क्या बनेगा, डाई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड। अब डाई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड में दो क्लोरीन के आने से इस H की अम्लीय सामर्थ्य और बढ़ जाती है। फिर यही स्टेप को अगर वापस से दोहराएं
फिर से अटैक OH माइनस का कराया और फिर Cl2 से अभिक्रिया करी। जो तीसरा H होगा वो भी क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहां पर एक एक करके तीनों के तीनों अल्फा H क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ये यौगिक बनता है ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड, जिसका एक फेमस कॉमन नेम भी है, इसको बोला जाता है क्लोरल। याद रखिएगा क्लोरल। तुमसे मैंने कैनेजारो में जो अभिक्रिया हमने पढ़ी थी कैनेजारो, मैंने तुमसे कहा था कि क्लोरल में अल्फा H नहीं होता है, लेकिन ये कैनेजारो अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है उसका जवाब तुम्हें अब मिलेगा। अब क्या होगा, क्लोरल में वापस से अटैक किसका होगा, अब नाभिक स्नेही का। कौन उपस्थित है नाभिक स्नेही, OH माइनस। क्या होगा, ये OH माइनस नाभिक स्नेही के रूप में C पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड टूट के कहां जाएगा, O पर चला जाएगा। ठीक है, बताइए क्या बना इसमें, ये बनेगा Cl C से जुड़ा H से O पर चार्ज आ जाएगा माइनस और यहां पर होगा कौन, यहां से जुड़ेगा OH। अब देखो क्या होगा, जैसे ही O पर नेगेटिव आया, O पर लोन पेयर आएंगे, ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होकर यहां से इस बॉन्ड को तोड़कर CCl3 को अलग कर देंगे। तो यहां से अलग कौन हुआ, यहां से अलग हुआ CCl3 माइनस। माइनस का मतलब C के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है और साथ में क्या बनेगा, उधर बनेगा HC डबल बॉन्ड OH। कहने का मतलब जब इस C पर अटैक होता है OH माइनस का, O पर माइनस आएगा, फिर यहां से ये माइनस वापस पाई में कन्वर्ट होगा और पाई में कन्वर्ट होकर ये बॉन्ड टूटकर C पर माइनस के रूप में ये समूह अलग हो जाता है। क्यों अलग होता है, बिकॉज CCl3 माइनस एक स्टेबल आयन है, स्टेबल आयन है, इसलिए लिविंग ग्रुप के रूप में इजीली अलग हो जाता है। स्टेबल आयन क्यों है, बिकॉज C पे चार्ज माइनस है और ये माइनस चार्ज d ऑर्बिटल रेजोनेंस शो करता है। कैसे, इस Cl के पास भी खाली कक्षक d कक्षक है, इसके पास भी d कक्षक खाली है, इसके पास भी d कक्षक खाली है, तो ये माइनस चार्ज इनके साथ बैक बॉन्डिंग बना देगा, जिसको हम बोलते हैं d ऑर्बिटल रेजोनेंस, इसलिए ये स्टेबल आयन के रूप में अलग हो जाता है। अब देखो यहां बन रहा है फॉर्मिक एसिड, यहां बन रहा है C माइनस, तो ये C माइनस क्या करेगा, आखिरी में ये C माइनस इसका अल्फा H ले लेगा। क्यों, अब ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अभी क्या है कि लास्ट में क्या होगा, एसिड और बेस के बीच में क्या होगा, H प्लस आयन का ट्रांसफर होगा, ये H प्लस आयन इस पर आ जाएगा। तो फाइनली यौगिक बनेगा ClCClH, ये बना CHCl3 क्लोरोफॉर्म और उसका क्या बनेगा, इसका बनेगा HC डबल बॉन्ड O माइनस और इस माइनस से कौन बॉन्ड बना लेगा, Na+। तो चाहे तो Na+ लिखें या Na+ ना लिखें। ठीक है, तो ये हुई यहां पर हैलोफॉर्म अभिक्रिया की मैकेनिज्म। एक खास बात और है इस मैकेनिज्म का, अगर हमसे ये कहा जाए कि इस अभिक्रिया का RDS क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब अगर अभिक्रिया क्लोरीन से करें या फिर ब्रोमीन से करें या फिर आयोडीन से करें, हेलोजन को बदल दें, तो अभिक्रिया की दर क्या रहेगी, एक समान या अलग अलग। तो हमारे मन में तो ये ख्याल आता है कि भाई हेलोजन चेंज होता है तो फिर दर भी चेंज हो जाती है, लेकिन याद रखिएगा ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है कि हेलोजन को बदलने से अभिक्रिया की दर परिवर्तित नहीं होती है, अपरिवर्तित रहती है। चाहे अभिक्रिया क्लोरीन से करो या ब्रोमीन से करो, अभिक्रिया की दर एक समान होती है। और इससे ये पता पड़ता है कि इस अभिक्रिया की जो RDS है वो RDS इसी की पहली स्टेप होती है। याद रखिएगा ये जो OH माइनस H+ को लेता है यही इसकी RDS होती है। अगर क्लोरीन पर अटैक ये स्टेप RDS होता तो फिर अभिक्रिया की दर अलग अलग होती है, अलग अलग हैलोजन के केस में। क्लोरीन के केस में कुछ और होती है, ब्रोमीन के केस में कुछ और होती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पता पड़ा कि अभिक्रिया की दर किसी भी प्रकार के हैलोजन में एक समान होती है। तो यहाँ जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या? डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें।
ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचे। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। ये OH माइनस H को निकाल रहा है, मतलब ये बेस की भांति कार्य कर रहा है। तो पहली अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? एसिड बेस रिएक्शन। तो इसकी जो एसिड बेस रिएक्शन है वही इसकी RDS होती है। मतलब अभिक्रिया F2 से कराओ, Cl2 से कराओ, या Br2 से कराओ, या फिर I2 से कराओ, सभी की अभिक्रिया की दर लगभग समान होती है, याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए खैर, ये तो हुआ। यहां पर हमने इसका एग्जांपल लिया था एसिड एल्डिहाइड का, और ये इसका मैकेनिज्म हुआ। अब यहां पर बात ये आती है, खास बात ये समझने की है कि कौन कौन से यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो मैंने तुम्हें ये बोला था कि ऐसा यौगिक जिसमें CH3CO समूह हो, ये समूह तो उपस्थित होना ही चाहिए, या फिर CH3CHOH हो। ठीक है। अब ये क्या हो सकता है? Z की वैल्यू यहां पर क्या हो सकती है? इस Z के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होना चाहिए, ये खास बात है। इस Z के पास इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होना चाहिए। तो अब बताइए ऐसा Z हम यहां पर क्या क्या रखें जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म ना आए? तो देखो, मैं इस Z का वैल्यू H रख दूं तो ये यौगिक होता है एसिड एल्डिहाइड, मतलब एसिड एल्डिहाइड हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। चलो, इस CH3 को, इस H को हटाकर मैं CH3 लगा दूं, लगा सकता हूं, तो ये बना एसीटोन। एसीटोन भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो इसमें Z का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसमें Z का वैल्यू होगा CH3। तो उत्पाद में क्या करेंगे? Z की जगह क्या लगा देंगे? CH3। बाकी के उत्पाद बिल्कुल एक समान। अच्छा जी, इधर चाहे तो एक कार्बन लिखा, चाहो तो इधर 2 कार्बन लगा दो, 2 की जगह 3 कार्बन लगा दो, 4 कार्बन लगा दो, लेकिन इधर तो CH3CO होना ही चाहिए। बाकी इधर आप कितने भी कार्बन का चेन लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला यौगिक तो फिक्स है, इसमें Z का वैल्यू बदलता चला जाएगा। ठीक है। तो चलिए, इसको वापस से हम यहां पर Z ही लिख लेते हैं। अब चलिए इसकी अभिक्रिया की बात करें कि अगर ये दे रखा हो तो इससे हैलोफॉर्म कैसे बनता है, इसको भी समझिए। देखो, एक्चुअली होता क्या है कि जो क्लोरीन प्लस NaOH जो अभिक्रिया के दौरान हम लेते हैं, क्या बोला था? हैलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए 3 प्रकार के यौगिकों की जरूरत पड़ती है। पहला वो यौगिक जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करे, दूसरा यौगिक हैलोजन, और तीसरा यौगिक NaOH। तो पहले ये दोनों भी मिलकर यहां पर Na+OCl- बना देते हैं, ये बना देते हैं। और ये जो यौगिक होता है ये एक ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब ये एक ऑक्सीकारक होता है। तो होता क्या है कि जैसे अगर अभिक्रिया में हमने CH3CHOH और एक कोई भी अननोन समूह Z हो, अगर ये लेते हैं तो इस ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कौन उपस्थित है यहां पर? Na+OCl-। तो इस ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ये अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर इसी प्रकार का एक कार्बोनिल यौगिक बनाता है, और वही कार्बोनिल यौगिक होता है जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो कहने का मतलब ये अल्कोहल भी ऐसे हैं जो हैलोफॉर्म शो कर सकते हैं। और कैसे शो करेंगे? बस अल्कोहल के केस में एक स्टेप ज्यादा हो जाता है। कौन सा स्टेप ज्यादा हो जाता है? ऑक्सीकरण का। मतलब ये जो ऑक्सीकारक बनता है अभिक्रिया के दौरान, ये ऑक्सीकारक इन अल्कोहलों का इस प्रकार के यौगिकों में ऑक्सीकरण कर देता है, और ये जो यौगिक होते हैं ये हैलोजन और इसी क्षार के साथ मिलकर क्या बना देते हैं? हैलोफॉर्म प्लस साथ में ZC+O-Na+, इस प्रकार के यौगिक बना देते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ हैलोफॉर्म रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म। अब थोड़े से हम इसके एग्जांपल ले लें और फिर हम एक वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन?
कौन कौन से यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको भी। चलिए ये और देखिए उसमें एग्जांपल, जैसे हमें दे रखा है एसीटोन। एसीटोन की विक्रिया हमें क्लोरीन से करानी है, वही क्षार की उपस्थिति में। क्षार यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, या फिर इनको हम OH- से भी शो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर होगा क्या बता सकते हैं, CH3CO, ये बॉन्ड ब्रेक करा तो ये वाला भाग तो बनाएगा CHCl3, इससे तो बनेगा क्लोरोफॉर्म, और रिमेनिंग जो भाग बचेगा इसका अब हम बना देंगे CH3COO-। अब इसमें भी एक चीज याद रखो, अगर यहां पर OH- ना लिखकर हमें लिखा होता NaOH, तो फिर हम क्या करते, जो सोल्ट बनाते उस सोल्ट में O के साथ हम साथ में क्या लिखते, Na+ लिखते। इस चीज को भी समझो। लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन में तुम्हें NaOH लिखा हुआ ना मिले, तुम्हें रिएक्शन में सिर्फ OH- ही लिखा मिलेगा। मतलब ना तो हमें ये पता कि Na+ है, ना ही हमें ये पता कि K+ है। तो हम भी क्या करेंगे, जो उत्पाद बनाएंगे उसमें से हम Na+ हटाकर सिर्फ ऐसे ही उत्पाद लिखेंगे। तो डिपेंड करेगा कि यहां पर हमें बेस क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से ये वाला केस देखो। अब ये दे रखा हो तो हमने क्या बोला था, ऐसे यौगिक जिसमें CH3CO समूह होगा वो हैलोफॉर्म अभिक्रिया शो करेंगे। तो इसमें CH3CO समूह है, ठीक है। और इधर वाले भाग को हमने क्या मान लिया, Z मान लिया। तो बस इस वाले भाग से इसको यहां से ब्रेक करो, तो इसमें तो बनेगा, ब्रोमीन दे रखा है तो बनेगा CHBr3, ये बन गया। और रिमेनिंग भाग से हम क्या बना देंगे, इसका सॉल्ट बना देंगे CH3CH2COO-, इसका ये उत्पाद बनेगा। ठीक है, एक यहां पर ये देखो, इसकी इस रिएक्शन की खास बात क्या है, यहां पर तो ऐसे लिखा हुआ था NaOH या KOH मान लो, यहां दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हैलोफॉर्म अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा आ जाए तो ये इस अभिक्रिया को हम एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो पहले तो देखो ये क्या, ये यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा क्या, बिल्कुल देगा। क्यों देगा, CH3CO समूह है तो यहां से इसको तोड़ेंगे, इस वाले कार्बन से क्या बना देंगे, CHCl3, क्लोरोफॉर्म बना देंगे। क्लोरीन दे रखा है, क्लोरोफॉर्म बना देंगे। ब्रोमीन दे रखा होता, ब्रोमोफॉर्म बना देते। अच्छा, रिमेनिंग भाग का क्या बनेगा, रिमेनिंग भाग का बनेगा सॉल्ट, लवण बनेगा। अब क्या बनेगा, यहां दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर कैल्शियम लवण बनेगा, और कैल्शियम का वैलेंसी होता है +2। तो कैसे लिखेंगे, ये बनेगा Ca, एंड यहां पर इसको ऐसे लिखो CH3COO2Ca, ये लिखा मिलेगा। आई बात समझ। अब ये तो बना, अगर NaOH होता तो सोडियम सॉल्ट बनता, कैल्शियम दे रखा है तो कैल्शियम सॉल्ट बनाएंगे। अब इसमें क्या दे रखा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में ये तो उत्पाद बन गए, तुम्हें क्या दे रखा होगा, इसको एक स्टेप आगे हीट भी कर रखा होगा। अब जैसे ही हीट करा तो तुम्हें याद होगा एक टॉपिक हमने पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट, उसमें मैंने तुमको बताया था कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर गर्म करते हैं तो कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, याद होगा। तो जब इस यौगिक को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, वापस से यहां पर CH3COCH3 एसीटोन फिर से प्राप्त होगा, यही इस वाले मेथिल का कीटोन, और साथ में क्या बनता है CaCO3, ये तुम्हें याद होना चाहिए, इसको मैंने तुम्हें पढ़ाया था, हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाया था, देखिएगा उस रिएक्शन को। तो अगर कैल्शियम सॉल्ट दे रखा हो तो इस अभिक्रिया को हम एक स्टेप आगे बढ़ाकर कीटोन भी बना सकते हैं। ठीक है, अब एक इसमें आता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट हैलोफॉर्म रिएक्शन। एग्जिबिट का मतलब क्या हुआ, प्रदर्शित करना, मतलब निम्नलिखित में से कौन कौन से यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। तो तुम्हें मैंने कंडीशन बताई थी, क्या कंडीशन बताई थी, मैंने तुमसे कहा था कि यौगिक में या तो CH3CO समूह होना चाहिए, या फिर यौगिक में CH3CHOH समूह होना चाहिए, और जो बचा हुआ भाग है वो Z होना चाहिए। ठीक है, Z तो होगा, और इस Z के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखो। अब देखो
यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले यौगिक दे रखा है, ये फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड एंड आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, ये सब के सब एल्डिहाइड है। अब बताइए इसमें कौन कौन से एल्डिहाइड हेलोफॉर्म शो करेंगे। तो कुल मिलाकर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, CH3CO, CO से CH3 जुड़ा होना चाहिए। तो देखो CO के न तो इधर CH3 है न ही इधर CH3 है ही नहीं, तो फॉर्मल्डिहाइड हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट दे रखा है एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड को क्या इस रूप में हम जमा सकते हैं क्या? बिल्कुल जमा सकते हैं। कैसे लिखें? CH3CHO को मैं C+OH ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो जरा ठीक से देखो, CH3CO समूह इसमें उपस्थित है और H यहां पर क्या हुआ? H हुआ Z। ठीक है, CH3CO से मतलब है वो उपस्थित है, तो ये एल्डिहाइड हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। आगे चलो, यहां पर आया CH3CH2CHO। अब देखो ये तो CHO के इधर CH3 होना चाहिए, यहां तो CH3 और CH2 आ गया, 2 कार्बन आ गए, तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेंगे। और देखो ये PHCHO, बेंच एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो CHO के इधर तो CH3 होना चाहिए, यहां तो PH है, तो ये अभिक्रिया ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा। आगे देखो, दिस इज आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, इसमें CHO से इधर CH3 जुड़ा होना चाहिए था डायरेक्टली, जबकि यहां तो CH के बाद 2 CH3 है, ये भी अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ठीक से अगर आप देखें तो यहां पर ये 5 एल्डिहाइड हमने लिखे हैं। इन 5 एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड नंबर का एल्डिहाइड जिसका नाम होता है एसिड एल्डिहाइड। तो जितने भी एल्डिहाइड हैं, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, सिर्फ और सिर्फ एसिड एल्डिहाइड ही हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ये एक निष्कर्ष याद रखो, जितने भी एल्डिहाइड हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एसिड एल्डिहाइड ही हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। चलिए ये तो एल्डिहाइड कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कीटोन पर। कीटोन, ये भी कीटोन, ये भी कीटोन, ये भी कीटोन। अब कौन से कीटोन शो करेंगे? ऐसे कीटोन शो करेंगे जिसमें CH3CO। अब मैंने बोला कीटोन, तो इधर Z का वैल्यू क्या होगा? कार्बन होंगे, लेकिन CH3CO होना चाहिए। तो इस प्रकार के कीटोन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मैंने लिखा CH3CO, Z की जगह मैं क्या लिख दूं? R, ऐसे लिख सकता हूं। और ये जो है इसको मैं बोलूंगा मिथाइल कीटोन। कीटोन का मतलब CO के दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, लेकिन ऐसा कीटोन जिसमें एक तरफ मेथिल समूह फिक्स हो, दूसरी तरफ कितने भी कार्बन का एल्किल समूह हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब जितने भी मेथिल कीटोन हैं वो सब के सब हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो बताइए मेथिल कीटोन कौन कौन हुआ? इसमें देखो ये कीटोन के इधर मेथिल है, इधर भी है, होने दो, एक तरफ मेथिल है, ये हेलोफॉर्म शो करेगा। इसमें CO के इधर CH3 है, मेथिल आ रहा है, CO के इधर मेथिल आ रहा है, ये भी हेलोफॉर्म शो करेगा। इसमें CO के इधर भी एथिल, इधर भी एथिल, दोनों तरफ एथिल है, ऐसा यौगिक हेलोफॉर्म शो नहीं करेगा, मेथिल होना चाहिए एक तरफ। इसमें देखो CO के इधर तो फेनिल है, लेकिन इधर तो मेथिल है। अब मेथिल इधर हो या उधर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हेलोफॉर्म शो करेगा। बाद में आओ, इसका नाम कॉमन नेम याद रखिए, बता चुका हूं पहले, इसको बोलते हैं एसीटोफिनॉन, और दोनों तरफ बेंजीन हो तो बोलते हैं बेंजोफिनॉन। तो याद रखो एसीटोफिनॉन हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, लेकिन बेंजोफिनॉन में दोनों तरफ बेंजीन है, ये हेलोफॉर्म शो नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद 11th नंबर में देखो CO के इधर एथिल है जो कि मेथिल होना चाहिए, और इधर तो फेनिल है, ये नहीं शो करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ एसिड एल्डिहाइड हेलोफॉर्म अभिक्रिया शो करता है, और कीटोनों में मेथिल कीटोन हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे, बस। अब आ जाइए नेक्स्ट, अल्कोहल। अल्कोहल भी 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पर ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल। तो जितने भी 1 डिग्री अल्कोहल हैं उसमें सिर्फ इथेनॉल ही ऐसा होता है जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, मेथेनॉल नहीं शो करेगा,
प्रोपेनॉल भी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैंने कहा था अल्कोहल हैलोफॉर्म अभिक्रिया के दौरान अल्कोहलों का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण से ये कार्बनिल यौगिकों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो सोचिए मिथेनॉल का ऑक्सीकरण होगा तो मिथेनॉल के ऑक्सीकरण से बनता क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड तो हैलोफॉर्म शो नहीं करता है। इथेनॉल का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? इथेनॉल के ऑक्सीकरण से बनता है एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, इसलिए इथेनॉल हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट आइए प्रोपेन 1-ऑल। अब प्रोपेन 1-ऑल का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा ये वाला एल्डिहाइड, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, और ये तो हैलोफॉर्म शो नहीं करता है। इसका मतलब ये अल्कोहल भी हैलोफॉर्म शो नहीं करेगा। ये 4 कार्बन का अल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण करोगे तो 4 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, वो भी हैलोफॉर्म शो नहीं करेगा। लेकिन ये वाला अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? एसीटोन, और एसीटोन तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, मतलब ये अल्कोहल शो करेगा। ये वाला देखो, इसमें ये नंबर 1, ये नंबर 2, तो ये जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो यहां पर क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O के इधर कौन आ रहा है? CH3 आ रहा है, मिथाइल कीटोन आ रहा है, तो ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया शो करेगा। याद रखो। तो एक सिंपल अगर निष्कर्ष निकाले तो ऐसा अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल जिसके एक तरफ CH3 हो, CHOH हो, और इधर क्या हो? R, बस इधर R हो, तो इस R में एक कार्बन, 2, 3, 4 कितने भी कार्बन हो, ऐसे में नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से, ये 1, ये 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2ALKANOL। मतलब 2 डिग्री अल्कोहलों में 2 एल्केनोल प्रकार के जो अल्कोहल होंगे वो सब हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। याद रखो इसको, बड़ा अच्छा कंक्लूजन है ये वाला। अब आ जाइए ये वाला 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में C से 3 डिग्री अल्कोहलों का ऑक्सीकरण होता ही नहीं है, तो ये तो वैसे हैलोफॉर्म शो नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का 3 डिग्री अल्कोहल हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट कैटेगरी, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चारों इसके व्युत्पन्न, एसिटिक एसिड, एसिटिल क्लोराइड, एल्काइल एसीटेट, ये एस्टर हुआ, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये एसिड अमाइड। ये जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं या इसके व्युत्पन्न हैं, इन सभी में CH3CO होता है, लेकिन ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में इनसे जुड़ने वाले परमाणु पर लोन पेयर होता है जो कि अनुनाद प्रदर्शित करते हैं। इस कारण से ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। याद रखिएगा ये सारे। और इसके बाद अब आइए 24, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, CH3CO CH2CO CH3 बीटा डाइकीटोन, या आयुर्वेसिन 1 2 3 4 5 2,4 पेंटेन डाइऑन। अगर इसके लिए कहा जाए तो ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, और ये ऐसा यौगिक है जिसमें CH2 के दोनों तरफ कीटोन है। इसको बोलते हैं एक्टिव मैथिलीन समूह। याद होगा, एक्टिव मैथिलीन समूह। तो जिन यौगिकों में एक्टिव मैथिलीन समूह होता है वो भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, तो ये वाला यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। अब ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया कैसे देगा, चलिए इसके बाद अब हम इसी एग्जाम्पल को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें, और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।